नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज को करेंगे, जिसमें कि फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम लोग देखेंगे। तो ये सारे प्रश्न जो है विभिन्न एग्जामों जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, रेलवेज, स्टेट पीसीएस आदि में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फंडामेंटल ड्यूटी पहला प्रश्न है, द फंडामेंटल ड्यूटी टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड एट नंबर। तो किस में मेंशन किया हुआ है? थर्ड। फंडामेंटल ड्यूटी थर्ड में वो मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो इसका सही आंसर है टू वोट इन जनरल इलेक्शन। इसके अलावा टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है। इसमें से कौन नहीं ये पूछा था, तो टू वोट इन जनरल इलेक्शन ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ये है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी ये है। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्टेड आइडियल्स ये भी सही है। तो तीनों का तीनों सही है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमिटी 1976, यानी स्वर्ण सिंह कमेटी गठित की गई थी दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए। द गवर्नमेंट हैज इनेक्टेड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। हमने पिछले क्लासेस में देखा था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता था। इसमें बहुत सारे प्रोविजंस किए गए थे। दिस अमेंडमेंट एडेड ए न्यू पार्ट, एक नया पार्ट जोड़ा गया है, नेमली पार्ट 4A to the constitution. This new part consists of one article, that is 51A, which contains 11 fundamental duties for its citizen। यानी कितने टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज? 11 हैं। ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट एक्सेप्ट ऑप्शन ए, यानी टू वोट इन इलेक्शन। तो टू वोट इन जनरल इलेक्शन इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो इस तरह के प्रोविजंस है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement is or are true of the fundamental duties of Indian citizen? तो पहला है इसमें, अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स दिस ड्यूटीज। नहीं, ये सही नहीं है, इन्फोर्स नहीं किया गया इसे। दे आर कोरिलेटेड टू लीगल ड्यूटीज, ये भी सही नहीं है। तो इसमें नेदर वन और नॉट टू सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। द फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड एज आर्टिकल 51A, यानी पार्ट 4 of the Indian Constitution by 42nd Amendment Act 1976 on the recommendation of स्वर्ण सिंह कमेटी। फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, यानी इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। जैसे फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिसिएबल है, इसमें प्रोटेक्शन है। आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में जा सकते हैं। इन नेचर एज देयर इज नो लीगल सैंक्शन बिहाइंड देम, दीज ड्यूटीज आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट। दस स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। बिसाइड्स फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट कोरिलेटिव विथ लीगल ड्यूटीज। तो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो रॉन्ग। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन मेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 51A। तो द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड आर्टिकल 51A टू क्रिएट अ न्यू पार्ट कॉल्ड पार्ट 4A इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रिस्क्राइब्ड द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोविजन रिलेटिंग टू द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेर एडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो हमने देखा है स्वर्ण सिंह कमेटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछा गया, तब से याद रखिएगा स्वर्ण सिंह कमेटी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वेर द फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सही आंसर है 1976 में। अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग कमिटीज या कमीशंस रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सही आंसर है स्वर्ण सिंह कमेटी, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज वेर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, सेम है स्वर्ण सिंह कमेटी, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेर द मेंबर्स ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी इन 1976। तो स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 में बनी थी, उसके मेंबर कौन कौन से थे। तो इसका सही आंसर है AR अंतुले थे इसके मेंबर। उसके बाद SS रॉय थे, और उसके बाद इसके जो मेंबर थे वो थे
सीएम स्टीफन, ये 3 मेंबर थे, हरिदेव जोशी नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने देखा पार्ट 4A में है पहले, तो इसी में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडियन सिटीजन। तो उसका सही आंसर है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन आर इन्यूमरेटेड इन, किसमें? तो पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में आप याद रखिएगा। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्यूमरेट्स फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन। तो कौन सा है? तो आर्टिकल 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट एक्ट इंक्लूडेड द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट। The 10 commandments which were added by 42nd Constitutional Amendment Act in the Constitution of India are called as, तो फंडामेंटल। तो घुमा फिरा के ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें दोस्तों, तो आप इसे याद रखिएगा। Which of the following amendment acts is related to fundamental duties in the Indian Constitution? तो 42nd Amendment Act। Fundamental duties were incorporated in the Constitution of India by, किसके द्वारा? तो 42nd Amendment Act। The 42nd Amendment Act incorporated in the Indian Constitution of India न्यू चैप्टर ऑन किस पे? तो फंडामेंटल ड्यूटीज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन वर इंट्रोड्यूस्ड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो वो 1976 के द्वारा, जिसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उससे फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज इज नॉट ट्रू। तो क्या है? दे कैन बी इन्फोर्स बाय रिट्स। नहीं, रिट्स के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स किया जा सकता है। तो रिट्स कौन कौन से हमने पिछले लेक्चर में देखा था, वो है हैबस कॉर्पस, मेंडामस, क्यू वारंटो, और इस तरह के 5 रिट्स हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 जो हाई कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है। एक सर्टियारो भी है, वो भी है, आप उसे भी याद रखिएगा। 5 है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया। तो कौन सा है? तो टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये नहीं है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये भी नहीं है। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये भी नहीं है। तो जो अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है दोस्तों, जो फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 17 पे है, राइट टू इक्वालिटी पे। राइट टू इक्वालिटी हमने देखा आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 था। तो अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी फंडामेंटल राइट है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है आर्टिकल 21A राइट टू लाइफ के अंदर दिया गया है, तो आप इसे याद रखिएगा। और ये सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये ऐसे तो बहुत सारे प्रोविजंस में है ये, इसे आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के भी अंदर में रख सकते हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ ए सिटीजन डू नॉट इंक्लूड ड्यूटी, किसके लिए? तो टू स्ट्राइव टुवर्ड्स अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये नहीं है। तो अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हमने देखा फंडामेंटल राइट्स के अंदर है, जो आर्टिकल 17 के अंदर है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 के बीच में है, तो ये एक फंडामेंटल राइट इसमें है। तो इसमें कौन कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है? टू प्रोटेक्ट इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, ये सही है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन पार्ट नहीं है? तो टू हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, ये आर्टिकल 40 जो दोस्तों है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके अंडर इंक्लूडेड है। टू हेल्प ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। इसके अलावा टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज, ये है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये भी सही है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस, ये भी सही है। आप देख सकते हैं, टू हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग विलेज, ग्राम पंचायत इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 40, द स्टेट शैल टेक स्टेप्स to organize village panchayat and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as a unit of self government.
under Article 51A to defend the country and render national services when called upon to do so, Article 51A(d) के through, under Article 51A(f) के through to value and preserve the rich heritage of our composite culture, and Article 51A(1) के तहत to safeguard public property and abjure violence are the fundamental duties. ये है. Next question है, which of the following duties have been prescribed by the Indian Constitution as fundamental duties? कौन कौन सा है? तो to defend the country, ये सही है. टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये भी सही है. टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी सही है. टू पे इनकम टैक्स, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो टू प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये है. टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ये भी सही है. टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, ये भी सही है. तो ये तीन सही है दोस्तों. तो जो ऑप्शन नंबर दूसरा है वो है टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, ये फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर नहीं है. इसके लिए फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं. तो ये फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एन इंडियन सिटीजन? तो किसके लिए है? तो वाइल्ड लाइफ का है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आता है. तो इसमें डी ऑप्शन सही है. It shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment. The above statement refers to which one of the following articles of the Indian Constitution? तो आर्टिकल 51A, जिसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो कि स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था. स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था. तो आप इसे याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? तो इसमें क्या इनकरेक्ट है? फंडामेंटल ड्यूटीज आर द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ये सही नहीं है. इसके अलग प्रोविजन आर्टिकल 51A में किया गया है. फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में कहा गया है. फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, ये सही है. फंडामेंटल ड्यूटीज आर न्यूमरेटेड इन पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है. आर्टिकल 51A एक्सप्लेन्स द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भी सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? तो टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है. टू रिस्पेक्ट नेशनल एंथम, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट, ये तीनों फंडामेंटल ड्यूटी है. नेक्स्ट है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो कितने हैं? 11 है, मैंने पहले कहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं प्रोवाइड किया गया. किसके लिए? तो टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स, ये नहीं है. टू रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग, ये है. टू प्रमोट स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमॉन्ग्स ऑल पीपल ऑफ इंडिया, ये सही है. टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये भी सही है. अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? वो कौन सा नहीं है? तो टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है. जबकि टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ये फंडामेंटल ड्यूटी है. टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये फंडामेंटल ड्यूटी है. टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट आइडियल्स, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सब्जेक्ट है. तो इसमें फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 5 में नहीं है, पार्ट 4A में है. तो ये करेक्टली मैच नहीं है. जबकि पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है और पार्ट 2 में सिटीजनशिप है. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन द, तो किसमें प्रोविजन मेड किया गया है? सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज में मेंशन किया गया है. इसके बारे में देखते हैं. तो पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, so part 4A of the constitution deals with the fundamental duties. Originally the constitution of India did not contain these duties. Fundamental duties were added by 42nd and 86th constitutional amendment acts. At present there are 11 fundamental duties. Citizens are morally obligated by the constitution to perform this duty. It shall be the duty of every citizen of India to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. Next question है, how is the president elected in India? तो by indirect election. तो दोस्तों प्रेसिडेंट के इलेक्शन को सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू इसका प्रोविजन किया गया है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का.
तो इसमें इलेक्टोरल कॉलेज होता है दोस्तों, जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सारे इलेक्टेड मेंबर, जैसे लोकसभा में हमें पता है कि 545 मेंबर होते हैं, उसमें से 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड होते हैं, तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा में 12 मेंबर जो नॉमिनेटेड होते हैं, जो कि आर्ट साइंस सोशल सर्विसेज, आर्ट साइंस सोशल सर्विसेज और लिटरेचर इससे होते हैं, वो नॉमिनेट नहीं होते, वो उसमें पार्ट नहीं लेते। तो इलेक्टेड मेंबर्स लोकसभा के और राज्यसभा के। इसके अलावा जहां पर बाई कैमरा लेजिस्लेचर है, वहां पर ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली के, जिस स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स, लाइकवाइज जैसे लोकसभा में इलेक्टेड है वैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्टेड मेंबर्स एंग्लो इंडियन को छोड़ के, और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी और दिल्ली, इसके लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स ये सब पार्ट लेते हैं। तो कौन पार्ट नहीं लेता? लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर है, स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो पार्ट नहीं लेता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो ये इस तरह का एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। तो एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड वोटिंग एट सच इलेक्शन शैल बी डन बाय सीक्रेट बैलॉट। सीक्रेट बैलॉट से होता है। दिस इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन। आर्टिकल 54 हमेशा याद रखिएगा, 54 जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है। वो क्या कहता है कि प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज बनाया था। इसमें क्या है? ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, जैसे मैंने बताया, ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और द स्टेट इन्वॉल्व नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी, इसके इलेक्टेड मेंबर्स ये सब पार्ट लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द टू यूनियन टेरिटरीज विच हैव बीन गिवन राइट टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाय 70th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर, कौन है? तो दिल्ली और पुदुचेरी है। याद रखिएगा जैसे मैंने कहा था। इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय, किसके द्वारा? तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा और प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम के द्वारा। द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या कंसिस्ट करता है? तो द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये सही है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये सही नहीं है, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर का जो बोथ हाउस है, जिसे विधान सभा और विधान परिषद कहा जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, वो पार्ट नहीं लेता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्ट नहीं लेता है, तो बोथ हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ये सही नहीं है। तो इसमें से 2 सही नहीं है, तो आप ये पहला ऑप्शन ए और सी आप एलिमिनेट कर सकते हैं इसी में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट्स, ये सही है। और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी, ये भी सही है। तो इसके हिसाब से डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या कंसिस्ट करता है? तो ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सही है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, क्या करेक्ट नहीं है? तो प्रेसिडेंट्स इलेक्शन में बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट द इलेक्टोरल कॉलेज इज इनकम्प्लीट, ये सही नहीं है। इनकम्प्लीट है, उसके तहत नहीं किया जा सकता है। द इलेक्शन ऑफ द सक्सेसर मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट, ये सही है। दोस्तों इसमें ये प्रोविजन है कि अगर इलेक्शन नहीं हेल्ड किया हुआ है तो प्रेसिडेंट अपने ऑफिस को कंटिन्यू करते हैं। इंटरगेनम यानी बीच में इंटरवल हो, उसको से बचने के लिए क्या आता है? प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ विच ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, ये भी सही है। ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म ही कंटिन्यूज टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर इंटर अपॉन, जैसा मैंने कहा था, ये भी सही है। तो जो प्रेसिडेंट है वो अपने पद से कैसे हट सकता है? वो अगर एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स उनका हो गया उसके केस में, या फिर डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल। तो रिमूवल में इम्पीचमेंट आता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। या अदरवाइज के केस में ऐसा होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर दे कि उनका जो इलेक्शन है वो नल एंड वॉइड है, तो उसके केस में प्रेसिडेंट को अपने पद से हटना पड़ता है। अगला प्रश्न है, consider the following statement. In the electoral college of presidential election in India, the value of the vote of an elected member of the legislative assembly equals the state population divided by number of elected members of the state assembly into 100, नहीं ये नहीं है, by वो है 1000 है इसमें, तो ये सही नहीं है। The value of vote of an elected member of parliament equals the total value of votes of all elected MLAs divided by the total number of elected MPs, ये सही है। देयर वेर मोर देन 5000 वोटर इन द लेटेस्ट इलेक्शन, तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है दोस्तों। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, यानी कि ओनली 2 ऑप्शन सही है। तो हम लोग देखते हैं इसमें,
According to the Article 55 of the Constitution, as far as practicable, there shall be uniformity in the scale of representation of different states in the election of president. Every elected member of Legislative Assembly of a state shall have as many votes as there are multiples of 1000 in the quotient. इस तरह का स्टेटमेंट, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों। जैसे कि हर एक स्टेट की अपनी ज्योग्राफी है, उसमें हर एक स्टेट का अपना एक पॉपुलेशन है। इंडिया में हर स्टेट एक दूसरे से अलग है, तो उसके हिसाब से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैसे हो, उसके लिए एक मेथड चुना गया है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वो जो पर्टिकुलर स्टेट है, सपोज कि उत्तर प्रदेश है या फिर राजस्थान है या मध्य प्रदेश है, तो उस स्टेट का टोटल पॉपुलेशन को उसके इलेक्टेड मेंबर जो लेजिस्लेटिव असेंबली में है उसके टोटल इलेक्टेड मेंबर से डिवाइड किया जाता है, और जो रिजल्ट आता है उसके बाद उसे 1000 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो इस तरह से एक स्टेट का पर्टिकुलर वोट वैल्यू होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लिए अलग अलग होता है। सपोज अरुणाचल प्रदेश के लिए वो अलग हुआ, उत्तर प्रदेश के लिए अलग हुआ, क्योंकि वहां पर अलग ही पॉपुलेशन है, तो इसके हिसाब से उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जैसे मैंने कहा था, ये सही है। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपी ऑफ लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी ऑफ राज्यसभा। नहीं, ये सही नहीं है, दोनों केस में इक्वल होता है। तो वोट वैल्यू कैसे होगा कि जैसे हम लोग हर एक स्टेट के लिए एक वोट वैल्यू निकालें, वो सारे स्टेट्स का वोट वैल्यू को जोड़ लेने के बाद डिवाइड करते हैं हम कि टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स कौन है इलेक्टेड, तो उनका वोट वैल्यू क्या है, तो उसको डिवाइड करने से हमें टोटल वोट वैल्यू निकलता है लोकसभा और राज्यसभा के एमपी का। तो दोनों के केस में सेम होगा, क्योंकि टोटल पार्लियामेंट में लिया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा को अलग अलग नहीं किया जाता, तो वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए सेम होगा। तो इसके हिसाब से ए स्टेटमेंट सही है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अच्छा ठीक है, इसमें इसमें तो और एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने कहा था ये सही है। The chief minister of a state in India is not eligible to vote in the presidential election if वो क्या है, he is a member of the upper house of the state legislature। क्योंकि हमें पता है कि अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कौन सा है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट नहीं लेता है, तो ऑब्वियसली वो इलेजिबल नहीं होंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसे। Consider the following statement about the President of India. He should be a citizen of India by birth. He should have completed at the age of 35। दोस्तों सिटीजनशिप में आपने देखा है कि सिटीजनशिप जो है सिर्फ बर्थ से भी नहीं हो सकता है, सक्सेशन से या फिर बहुत सारे और भी प्रोविजन है उससे भी हो सकता है। तो बाय बर्थ, केयरफुली वर्ड्स को डिनोट देखिएगा दोस्तों, तो बाय बर्थ है ओनली, तो इसके हिसाब से ये सही नहीं है। He should have completed at the age of 35 years, ये सही है। He should be qualified for the election as a member of parliament, नहीं, he should be qualified for the election as a member of लोक सभा, पार्लियामेंट का नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, बट ही will have to relinquish his seat as soon as he is elected, यानी उसे अपनी सीट छोड़ देनी पड़ेगी, जो पदवी उन्होंने पहले धारण की थी उसे छोड़ देनी पड़ेगी। तो इसके हिसाब से सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर री इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है आर्टिकल 57। If there is any dispute regarding the presidential election, it can be referred to, किसे रेफर किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। डिस्प्यूट कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट वाज अपीयर्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट व्हेन सुप्रीम कोर्ट वाज हियरिंग इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो कौन थे इसमें, तो वीवी गिरी थे। द प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस और होल्ड हिज ऑफिस, ये सी ऑप्शन सही है। टू हुम डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन, किसे एड्रेस करता है, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एड्रेस करता है। तो जो प्रेसिडेंट का ओथ और अफर्मेशन है, ओथ वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा लिया जाता है, जबकि वाइस प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट के समक्ष दिया जाता है। तो आप याद रखिएगा इसे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट बाय, किसके द्वारा, बाय पार्लियामेंट के द्वारा। किस तरह से, इंपीचमेंट प्रोसेस के द्वारा। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, डी सही है। इसमें देखते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 56(1)(b), ये याद रखिएगा, द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज और हर ऑफिस बाय इंपीचमेंट फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
दोस्तों वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इसे क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है, तो इसके इंटरप्रिटेशन पे है। तो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बेसिस पे इंपीचमेंट प्रोसीजर लाया जा सकता है। एंड द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट कैन बी स्टार्टेड बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 61। इसमें दोस्तों 50 लोगों को एज अ प्रपोजर, तो इसमें इस तरह का हम ये कह सकते हैं कि इसको प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट जो है वो लोकसभा या राज्यसभा, वो किसी भी दो पार्लियामेंट का कोई भी पार्ट है, लोकसभा या राज्यसभा है, किसी के द्वारा भी इम्पीचमेंट प्रोसेस को स्टार्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड। तो इसे याद रखिएगा, आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इम्पीचमेंट में बी इम्पोज्ड ऑन प्रेसिडेंट। तो किसके द्वारा? बाय एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो दोस्तों जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट के ओनली इलेक्टेड मेंबर्स हिस्सा लेते हैं, लेकिन इम्पीचमेंट में वो नॉमिनेटेड मेंबर भी हिस्सा लेते हैं, आप इसे भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स पार्ट लेते हैं, लेकिन इम्पीचमेंट में वो पार्ट नहीं लेते हैं। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली और पुदुचेरी भी इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स उसके, लेकिन वो इम्पीचमेंट में पार्ट नहीं लेते हैं। तो यही डिफरेंस होता है इम्पीचमेंट और इलेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटलीस्ट हाउ मेनी डेज ऑफ पीरियड नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कितने दिन का पीरियड नोटिस देना होगा प्रेसिडेंट को उनकी इम्पीचमेंट प्रोसेस को शुरू करने के लिए। उसका सही आंसर है 14 दिन का। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61A द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट इज रिक्वायर्ड टू गिव पीरियड नोटिस ऑफ एटलीस्ट 14 days in writing which must be signed by not less than 1/4 of the total member of the house which who have given their intention to move such a resolution। यानी 1/4 मेंबर उसको रिटर्न में देना होगा, तभी इंपीचमेंट हम लोग शुरू कर सकते हैं, जिस हाउस से ये स्टार्ट हुआ है। Which one of the following is a part of the electoral college of the president but not of the process of impeachment। तो कौन है? तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये इलेक्शन में तो भाग लेते हैं लेकिन इंपीचमेंट में भाग नहीं लेते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल तो वैसे भी इलेक्शन में भाग नहीं लेते थे, तो उसका तो कोई नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। तो वो क्या है? क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है, जिसमें इम्पीचमेंट हो रहा तो एक तरह से कभी भी कानून में ये विधान है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी लॉ को इंटरप्रेट करता है या फाइनल जजमेंट देते हैं तो उनका वो जुडिशियल राइट होता है। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इम्पीचमेंट होता है एक तरह से क्वासी जुडिशियल, यानी जुडिशरी से मिलता जुलता, जो जुडिशियल प्रोसीजर है उससे मिलता जुलता है, तो उसे इसलिए क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर करता है। और ये क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है पार्लियामेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैकेंट पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इज टू बी फिल्ड विद इन। तो 6th month। तो इसके रिगार्डिंग देखते हैं आर्टिकल 62(2) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स दैट द वैकेंट पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट शुड बी फिल्ड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ वैकेंसी बिकॉज ऑफ हिज डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ लॉन्ग कैन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट when the president cannot perform his duty for reason of death, रेजिग्नेशन, रिमूवल और अदरवाइज। तो कितने दिन के लिए है? तो 6 month के लिए। 6 month के अंदर में उनका इलेक्शन हो जाना है और प्रेसिडेंट को अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेना है। तो 6 month के लिए वाइस प्रेसिडेंट को मिलता है। ध्यान रखिएगा जो उनका जो टर्म कंप्लीट होता है उसके केस में वाइस प्रेसिडेंट को चांस नहीं मिलता है एज ए प्रेसिडेंट एक्ट होने का। ओनली किस केस में? डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल और अदरवाइज, इसके केस में मिलता है। In case the post of the President of India falls vacant due to his death, resignation, removal from the office, who will occupy that post? तो कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है In case of post of President of India falls vacant and there is no vice president also, who among the following would be the acting president? तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। ऐसा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में एक बार, जस्टिस हिदायतुल्लाह ने एक्ट किया था एज ए प्रेसिडेंट।
The President Discharge of the Function 1969 of India provides that Chief Justice of India shall act as the President of India in the event of office of both the Vice President and President being vacant. In the absence of Chief Justice of India, senior most judge जो Supreme Court के होते हैं shall perform the functions of the President. Next question है, who is the executive head of the state of India? तो executive head कौन कौन है? तो President है executive head. तो आर्टिकल 53(1) द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू द ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन. तो एग्जीक्यूटिव पावर किस आर्टिकल के थ्रू वेस्टेड है? आर्टिकल 53(1). आप केयरफुली याद रखिएगा दोस्तों, इस तरह के आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. दोस्तों अगर यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करें तो उसमें 5 सदस्य होते हैं जिनको हम यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर ला सकते हैं. किसे? प्रेसिडेंट को, देखते जाइए क्रम, वाइस प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ये जो 5 मेंबर है इनको हम यूनियन एग्जीक्यूटिव बोलते हैं. कौन कौन वो है? वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द कोड गिवन बिलो. द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर. ये सही नहीं है. जो एग्जीक्यूटिव पावर है जो प्रेसिडेंट को वेस्टेड है. द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ये सही है. द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ये सही है. द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट नीड्स नॉट टू बी ए मेंबर ऑफ अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ये भी सही है. तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें 2, 3, 4 सही है. यानी पहला स्टेटमेंट जो हमने देखा, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर, ये सही नहीं है, वो प्रेसिडेंट में वेस्टेड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज हिज पावर. तो किसके थ्रू एक्सरसाइज करता है? एदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम. ये डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, तो इसे आप देख सकते हैं. तो इसका ए सही है. तो आर्टिकल 52 क्या कहता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53(1) the executive power of the union shall be vested in the president and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution. तो वर्ड बाय वर्ड आपसे ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट क्या है? इज नॉट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. ये सही नहीं है. इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. ये सही है. इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड सिट्स इन द पार्लियामेंट. ये सही नहीं है. कैन वोट इन द पार्लियामेंट. ये भी सही नहीं है. तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो बी ऑप्शन सही है, इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. तो सब पार्लियामेंट जो होता है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो आप इसे याद रखिएगा. तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा था कि पार्लियामेंट में क्या क्या कंसिस्ट होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. या क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जा सकता है कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली. तो भी वो गलत होगा क्योंकि उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द इंडियन रिपब्लिक. कौन है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है हेड ऑफ द इंडियन रिपब्लिक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following amendments to the Indian Constitution empowers the president to send back any matter for reconsideration by Council of Minister. तो कौन सा है? 44th Amendment Act. तो आर्टिकल 74(1) of the Indian Constitution states that president may require the Council of Minister to reconsider such advice. President may send back any matter for reconsideration as provided by 44th Amendment Act of 1978. तो वो बाइंड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा ऑन. तो किस पे? तो ऑन रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट. किस पे? रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट पे. तो इसका आंसर सी सही होगा. तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 85(2)(b) द प्रेसिडेंट मे डिसॉल्व हाउस ऑफ पीपल इन लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज पर आर्टिकल 74(a)(1). नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेज ऑफ पीपल एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट इज समन्ड बाय. किसके द्वारा? तो प्रेसिडेंट के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 87 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो कब? तो बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर, उसको करता है एड्रेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन आप दोस्तों. आर्टिकल 87 डील्स विद द स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट. इट सेज एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर. हर साल का फर्स्ट सेशन द प्रेसिडेंट शैल एड्रेस बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर एंड इन्फॉर्म द पार्लियामेंट ऑफ द काउजेज ऑफ इट्स समन.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? कौन सा सही नहीं है? तो ही पार्टिसिपेट्स इन द डिस्कशन इन बोथ द हाउसेस, ये सही नहीं है। ही इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये सही है। ही एड्रेसेस द जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस एवरी ईयर, ये भी सही है। ही कैन प्रोमulgate ऑर्डिनेंसेस इन सर्टेन सिचुएशन, ये भी सही है। तो प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो आर्टिकल 123 के अंदर, आर्टिकल 123 के अंदर सुनिश्चित किया गया है, तो इसे आप याद रखिएगा। तो इसमें एक्सप्लेनेशन है, according to Article 79 of the Constitution, the President of India is constituent part of the Parliament. He addresses the two houses at the joint meeting every year. He can promulgate ordinances according to Article 123. जैसा मैंने कहा, during the recess of the Parliament, he does not participate in the parliamentary discussion. Points को याद रखिएगा। Next question is, the only instant when the President of India exercised his power of veto is related to, कब? तो इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, आप याद रखिएगा, सी इसका सही आंसर है। तो आप इसे एक्सप्लेनेशन को देख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, under which article of the Indian Constitution the President of India enjoys the power to withhold his assent to any bill passed by the both houses of the Parliament? तो वो आर्टिकल 111 के थ्रू इंश्योर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन empowered टू promulgate एन ऑर्डिनेंस? आर्टिकल 123, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें केसेस कौन कौन से दोस्तों? कूपर केस है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को, जिसमें कि अगर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को इशू करता है तो उसका जो ऑर्डिनेंस इशू कर रहा है वो मालाफाइड इंटेंशन तो नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, तो कूपर केस इससे रिलेटेड है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्डिनेंस प्रोमulgated बाय द प्रेसिडेंट मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट विद इन व्हाट टाइम फ्रेम आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ईच सेशन? तो इसका सही आंसर है 6 वीक्स। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 123(2), एन ऑर्डिनेंस promulgated by the president must be laid before both houses of the parliament and shall cease to operate after the expiration of 6 weeks from the reassembly of the parliament। तो जब पार्लियामेंट दोनों रिसेस में हो, यानी अगर एक हाउस सेशन में ना हो, दूसरा हाउस सेशन में ना हो, तो उसके हिसाब से हम लोग प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को promulgate करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन अपॉइंट किया था, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी अपॉइंट किया था, वाइस चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट? किसके द्वारा? तो ऑल ऑफ द अबव, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट, ये तीनों प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज द प्रेसिडेंट टू मेक प्रोविजन फॉर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज ऑफ गवर्नर इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस अंडर, तो अंडर आर्टिकल 160। तो एज पर आर्टिकल 160 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट मे मेक सच प्रोविजन एज ही थिंक फिट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी ऑफ द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट इन एनी कंटीजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एम्पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद द राइट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर इन स्टेट, ये जो है गवर्नर का राइट है, तो ये सही है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट? तो किसके द्वारा है? तो आर्टिकल 143 के द्वारा है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो प्रेसिडेंट शुड एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सही नहीं है। इमरजेंसी पावर है, पावर ऑफ एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट, ये भी सही है। प्रेसिडेंट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी सही है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। According to the constitution, which among the following is literally not a power of the president of India? तो to send messages to the both houses of parliament, ये नहीं है। promulgation of ordinances आर्टिकल 123 के द्वारा है। to consult supreme court, ये भी है। to grant pardon, ये भी है। तो डेथ सेंटेंस को जो पार्डन करने का अधिकार ओनली प्रेसिडेंट को है दोस्तों, गवर्नर को ये अधिकार नहीं है, ये भी आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है। द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स इटीसी इज ए पावर, कौन सा पावर? तो जुडिशियल पावर है। तो पार्डन किस केस में होता है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है और ऐसा लगता है कि वो हरी में वो जजमेंट दिया गया है, तो उसके केस में पार्डन इशू किया जा सकता है, या फिर उनसे कुछ जुडिशियल एरर हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, तो उसके केस में पार्डन को दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अथॉरिटी आर अट्रीब्यूटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो कौन सा है? तो इसमें टिटुलर यानी फॉर्मल या डिजोर ये है, और कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉमिनल हेड। तो रियल हेड इसमें कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, तो वो एक सिंबॉलिक हेड होता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर? तो वो आर्टिकल 310। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
According to the Constitution of India, it is the duty of President of India to cause to be laid before the Parliament which of the following: the recommendation of the Union Finance Commission, the report of the Public Accounts Committee, the report of the Comptroller and Auditor General of India, the report of the National Commission for Scheduled Caste। वो कौन सा है? तो 134 है, यानी कि रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी प्रेसिडेंट के ये में नहीं रखा जाता पार्लियामेंट के पास, तो 1, 3 and 4 इसका ऑप्शन सही है। Which of the following is not a constitutional prerogative of the President of India? तो रिटर्निंग फाइनेंशियल बिल फॉर रिकंसिडरेशन ये नहीं है। फाइनेंशियल बिल को या मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते हैं, या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या तो फिर उसे मना कर सकते हैं, लेकिन रिकंसिडरेशन के लिए उसे नहीं भेजा जा सकता दोबारा। तो इसे आप देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन है इसमें। हु प्रिपेयर्स द प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू द पार्लियामेंट? तो कौन प्रिपेयर करता है? सेंट्रल कैबिनेट। द फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज, कौन थे? तो श्री वी.वी. गिरी थे। Who among the following was elected as the president of India unanimously? तो वो नीलम संजीवा रेड्डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। Who of the following before the becoming the president of India did not hold the office of vice president? जो नहीं हेल्ड किए थे, तो नीलमा संजीवा रेड्डी पहले वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे, बाकी तीनों थे। Which of the following Indian president also served as the speaker of the Lok Sabha? नीलम संजीवा रेड्डी स्पीकर ऑफ द लोकसभा थे। Among the following president of India who is known as the philosopher king or philosopher ruler? तो डॉक्टर राधाकृष्णन। The first president of India राजेंद्र प्रसाद belonged to which state? तो बिहार। Who among the following president of India was associated with trade union movement? तो वी.वी. गिरी। Who among the following chief justice of India is also acted as the president of India? तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला। Who was among the following to receive first भारत रत्न? तो कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। Which of the following statement is not correct? कौन सा सही नहीं है? वाइस प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सही नहीं है। A bill presented in parliament becomes an act after, वो क्या होता है? The president gives his assent, सही है। Who has the constitutional power to declare a geographical area as scheduled area? किसके पास है? तो प्रेसिडेंट के पास है। He represents the nation but does not lead the nation. This dictum applies to whom of the following? तो किसके लिए अप्लाई होता है ये? प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई होता है ये। राष्ट्रपति भवन वाज डिजाइन्ड बाय, किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो एडविन ल्यूटेंस के द्वारा डिजाइन किया गया था। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग, क्या है? तो ऑल मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, उसके इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो कौन सा सही है? तो लाइक द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्ट, ये सही है। मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्शन ऑफ बोथ, नहीं, सही नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी रोल प्ले नहीं करता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। Which of the following statement is about Vice President of India are not correct? In order to be the Vice President, a president must be qualified for the election as a member of the House of People. नहीं, यही सही नहीं है। House of Council, यानी कि राज्यसभा के लिए एलिजिबल होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी ए कैंडिडेट फॉर दिस ऑफिस, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? वो सही नहीं है स्टेटमेंट। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज द सेम एज दैट ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी सही नहीं है। तो इसमें कौन सा करेक्ट है? तो ही कैन बी रिमूव थ्रू ए फॉर्मल इम्पीचमेंट। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा था, नॉट करेक्ट है, तो पहला जो है वो स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। स्टेट लेजिस्लेचर का भी कैंडिडेट बन सकता है। टर्म ऑफ ऑफिस ये भी सही है, दोनों सही है। तो चौथा स्टेटमेंट गलत है, इम्पीचमेंट नहीं होता है। एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है राज्यसभा के द्वारा, और ओनली राज्यसभा इसको इनिशिएट कर सकता है, इसके थ्रू वाइस प्रेसिडेंट को उनके पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है। हाउ इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड? तो किसके द्वारा? इलेक्शन बाय एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। Who amongst the following elects the vice president of India? कौन इलेक्ट करता है? तो मेंबर ऑफ लोकसभा और मेंबर ऑफ राज्यसभा। द वाइस प्रेसिडेंट may be removed from his office by the resolution of Council of State, के रेजोल्यूशन से रिमूव किया जा सकता है। द प्रपोजल रिलेटेड टू डिसमिसल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन बी प्रेजेंटेड इन राज्यसभा ओनली, तो इसका बी ऑप्शन सही है। A resolution for the removal of vice president of India can be proposed in, किसमें? तो राज्यसभा ओनली। Who is the chairman of the राज्यसभा? तो कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है। Who is the ex-officio chairman of Rajya Sabha? Vice President. Which one of the following is presided over by one who is not its member? किसके द्वारा? तो राज्यसभा। राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन उनके द्वारा प्रेसाइड किया जाता है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है राज्यसभा के। Among the four pair given below, which one consists of a correct combination of dignitary who became vice president after having held diplomatic posts of ambassador and high commissioner? तो कौन कौन थे? तो राधाकृष्णन और वी.वी. गिरी। Who among the following has held the office of Vice President of India? तो कौन कौन है? तो इसमें मोहम्मद हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा, ये दोनों हैं। नील संजय रेड्डी स्पीकर थे, वो डायरेक्टली इलेक्ट हुए थे। फखरुद्दीन अली अहमद, वो भी वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करता रहूं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।